नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मैं आपका मराठी शिक्षक मनोज रामस्वामी आज आपके लिए 10th स्टैंडर्ड मराठी सेकंड लैंग्वेज का रैपिड रीडिंग लेकर आया हूँ। नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। रैपिड रीडिंग आपको पता है कि वो एग्ज़ाम में सिर्फ आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, पैसेज कुछ नहीं दिया जाता है, इसलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। तो चलिए हम अपने लेसन की तरफ चालू करते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, डॉक्टर अनिल काकोडकर। डॉक्टर अनिल काकोडकर इसके राइटर है। इनका जन्म हुआ था 1943 मतलब 1943 में। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर अनिल काकोडकर भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, मतलब ये भारत के एक जाने माने एटॉमिक रिसर्च साइंटिस्ट है। भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, वो एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स के अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित, उन्हें भारत सरकार ने पद्मविभूषण पुरस्कार सम्मानित किया है। तो चलिए हम अपनी पाठ की प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे। मतलब बढ़ते हुए बच्चों को ध्यान में रखकर, उनको उद्देश्य में रखकर डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने यह पत्र लिखा हुआ है। अब ये मोठे होत असलेल्या मुलांना मतलब क्या, तो बढ़ते हुए बच्चे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले जब बच्चा माँ की पेट में होता है तो उसे हम गर्भावस्था कहते हैं। जब माँ की पेट से बाहर आता है, बच्चा पैदा होता है, तब से लेकर 5 साल का जो बच्चा होता है उसे शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से अपने माँ पर और अपने परिवार पर डिपेंड होता है। उसके बाद आती है 5 से 12 साल के बीच के बच्चे, जो होते हैं बाल्यावस्था में। मतलब ये बच्चे छोटे बच्चे होते हैं और ये खेलने कूदने में और हमारे सराउंडिंग में जो भी हो रहा है इसको ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके ऊपर से धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट होते जाता है। उसके बाद आता है 12 से 18 के बीच के। आप सब लोग 12 से 18 के बीच के हो ना, तो मतलब ये अवस्था आपकी है और इस अवस्था को कहा जाता है किशोर अवस्था। और उसके बाद आती है 18 से 25 के बीच की प्रौढ़ युवा अवस्था, और उसके बाद आता है 25 से आगे प्रौढ़ और फिर वृद्धावस्था। तो आप लोग अब 12 से 18 के बीच के हो सब लोग, तो आपकी अवस्था है किशोर अवस्था। इस अवस्था में आप ना छोटे होते हो, आप ना ही युवक की तरह बिहेव करते हो। तो अब आप क्या हो, तो इस देश की आगे आने वाली धरोहर हो, पीढ़ी हो। मतलब अब और कुछ साल बाद आप देश की कमान आप युवा लोगों के हाथ में होगी। तो आप लोगों को सही ज्ञान मिलेगा तो ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे अच्छे से काम कर पाओगे, बढ़ पाओगे। इसीलिए ये जो अवस्था है ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और इस अवस्था में अगर आपको योग्य शिक्षा मिले तो ज़िंदगी में आप आगे अच्छे से काम कर पाते हो और अच्छे से रह पाते हो। इसीलिए डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने इस अवस्था के बच्चों के लिए, मतलब बढ़ते बच्चों को उद्देश्य कर ये 1-2 बातें उन्होंने अपने अनुभव के बताए हुए हैं। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील। उनके बार्क ये क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पे वो काम करते थे। वहाँ के 2 अनुभव उन्होंने यहाँ इस लेसन में बताया है। तो ये जो अनुभव उन्होंने बताया वो हमारे बच्चों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण या उपयोगी हो सकते हैं, ऐसे उन्होंने बताया है।
कुठल्याही कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते. मतलब कोई भी बड़ा काम करना है तो उसकी शुरुआत हमेशा छोटी छोटी कामों से होती रहती है. म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचण येत नाही. इसीलिए अगर हमें बड़ा काम करना है तो उसके लिए छोटे छोटे काम करने की भी तैयारी हमें रखनी चाहिए. तो कोई भी काम छोटे दर्जे का है या छोटे लेवल का है ऐसे सोचकर अगर हम करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा. इसीलिए कोई भी काम करते हुए उसकी दर्जा न देखकर वो करने की अगर हम आदत डाल लेते हैं तो ज़िंदगी में अवश्य अच्छे एक बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं. असा संदेश ते या पाठात देतात. ऐसा संदेश वो हमें इस पाठ में देते हैं. तो चलिए अब हम हमारे लेसन की तरफ बढ़ते हैं. मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे. तो डॉक्टर अनिल काकोडकर कहते हैं, हे बढ़ते हुए बच्चों, मैं इस लेटर से आपको मेरे बार्क में के 2 अनुभव आपसे शेअर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ. मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील. तो मुझे विश्वास है कि मेरे ये जो 2 अनुभव है या जो 2 एक्सपीरियंस है जो मैंने बार्क में लिए हुए हैं वो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे जाकर क्या करना है इसकी एक भूमिका निश्चित करेंगे. आपकी एक स्ट्रैटेजी जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने की स्ट्रैटेजी है वो आपको डेवलप करेगी, ऐसे मेरा मानना है. तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो. तो बच्चों, अब मैं मेरे 2 एक्सपीरियंस आपसे शेअर करने वाला हूँ. हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपवून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत. तो ये दोनों अनुभव जब मैं मेरा कॉलेज कंप्लीट कर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बार्क में एज अ ट्रेनी चला गया था तो तब के है. अरे हो, बार्क म्हणजे प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, सांगतो. तो बार्क क्या है ऐसा सवाल आपके दिमाग में आया ही होगा, तो मैं अब बता रहा हूँ. बार्क है बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, म्हणजे बाबा अणुसंशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे. बार्क यह बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का शॉर्ट फॉर्म है और इसे मराठी में बाबा अणुसंशोधन केंद्र के नाम से जाना जाता है. तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे. तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने इस देश में, हमारे भारत देश में एटॉमिक रिसर्च की शुरुआत की थी, तो उन्हीं के नाम से यह संस्था जानी जाती है. ये बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की शुरुआत हमारे देश में जनवरी 1954 में हुई थी और तब उसका नाम था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे. पर बाद में इसका नाम 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी के डेथ के बाद उनके नाम से इस संस्था का नाम बाबा एटॉमिक रिसर्च कर दिया गया है. तर बार्क ही संस्था प्रचंड मोठी आहे. अब ये बार्क संस्था बहुत बड़ी है. पण मी तेथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती. तो ये तो अभी इतनी बड़ी है, पर जब शुरू हुआ था तब इतनी बड़ी नहीं थी. तो इसका उन्होंने कहा है कि जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में गया था तो तब ये संस्था शुरू होकर करीब करीब 7 साल कंप्लीट हुए थे. आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो और वहाँ पे एज अ ट्रेनी 100 बच्चे लड़के लड़कियाँ वहाँ पर थी. मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते. जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था, मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते. जब मैं ट्रेनिंग स्कूल में था तो तब होमी बाबा 3 से 4 बार हमारे पास आए थे. प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते थे. बहुत ही इंस्पायरेबल पर्सनैलिटी थी वो. एकदा आम्ही त्यांना विचारलं. एक बार हमने उन्हें पूछ लिया,
आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत, पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे? तो हमने उन्हें पूछा, यहाँ पे इतने 100 बच्चे हम लोग हैं, पर सबको काम होगा इतना काम तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि शुरुआत होकर सिर्फ 6 से 7 साल हुआ था. ते म्हणाले. उसके ऊपर वो बोले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? आप उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा. आप लोग सिर्फ रिसर्च करते रहिए. त्यासाठी सरकारला किती खर्च येतो याचा आता विचार करू नका. उसके लिए रिसर्च के लिए आप सरकार को कितना खर्चा आता है इसका आप अब सोचो मत. मात्र एक करा, पर एक बात ज़रूर करना. तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा. आप खुद अपने काम की निर्मिती किया करो. आपण काय करायचे हे तुम्हीच ठरवा, स्वतःच ठरवा. आप खुद डिसाइड करो की आपको क्या काम करना है. बॉसने सांगितले तेवढंच काम करायचे आणि सांगितले नसेल तर आपल्या कामच नाही असं समजायचं, हे चुकीचं आहे. ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे. तो बाबा ने आगे बताया कि बॉस ने जितना काम बताया उतना करना और आगे मुझे काम तो नहीं है करके बैठे रहना, ये गलत प्रवृत्ति है. तो ये जो आदत है हमें वो निकल जाना चाहिए. तो हमें अपने खुद की काम की निर्मिती हमें खुद से करना चाहिए और हमें खुद से डिसाइड करना चाहिए की हमें क्या करना है. बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला और बाबा ने ये जो बात बताई ये मेरे जहन में और दिल में बैठ गई. मुलांनो, स्व अनुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज़ द लिमिट. और अगर एक बार आपको ये पता चल गया कि आपको क्या करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर आपकी सिर्फ स्काई ही लिमिट हो सकती है. इसीलिए अनिल काकोडकर जी ने इसको बताया है द स्काई इज़ द लिमिट. तो एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा बच्चों यहाँ पे, तो जब आपको काम नहीं रहता है तो आप खुद से काम तैयार करने की कोशिश करो. अब ये टाइम ऐसा है कि बच्चों को अब घर पे पढ़ना है, तो इस टाइम पे अगर आप खुद से तैयारी करके कुछ प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से पूछ सकते हो, या फिर कुछ काम नहीं है या टीचर ने पढ़ाई नहीं दिया करके आप खाली बैठे रहोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो इसीलिए अभी आपको ये करना है कि आपको आपसे खुद से होकर पढ़ाई सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है. खुद से हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे नए तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद से डिसाइड करना है. और जब एक बार आप ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे क्या करना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता पढ़ाई करने के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए. और तब स्काई इज़ द लिमिट ये परिस्थिती आपकी भी तैयार हो सकती है. बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे. मतलब उंगली पकड़कर चलाना एक पहले शुरुआत के दिनों में बच्चों को एक 8-10 साल तक कराते हैं. हम छोटे बच्चों को हर छोटी बात समझाते हैं, पर वो एक हद तक. उसके बाद उन्हें खुद से करना होता है. अवश्य ही आहे, पण अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे. पर आखिर में अब आप जिस अवस्था में हो उसमें आप खुद सेल्फ स्टडी की ओर, आप खुद को बनाने के या खुद को डेवलप करने की स्टेज में आए हो, तो ये आपको खुद से एक्सपीरियंस लेना चाहिए. ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे. खुद को एक्सपीरियंस करना चाहिए. सारी चीज़ें करने की कोशिश करनी चाहिए और आणि स्वतःचे मार्ग स्वतः शोधता आले पाहिजे और खुद की राह खुद को देखते आना चाहिए. मतलब अब आप जो स्टेज पे हो उस स्टेज पे आपको क्या करना है, तो मुझे आगे जाकर ज़िंदगी में क्या बनना है ये एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस फील्ड के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी इसकी शुरुआत आप करोगे तो क्या होगा, आगे की ज़िंदगी में आप आगे जाकर बहुत बड़े सक्सेसफुल पर्सन बनकर उभरोगे. यही बात डॉक्टर अनिल काकोडकर जी ने हमें इस पहले एक्सपीरियंस में बताया है. आता मैं दूसरा अनुभव सांगतो. अब मैं मेरी दूसरा एक्सपीरियंस शेअर करना चाहता हूँ. ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झालो. तो अब दूसरा एक्सपीरियंस मैंने एज अ ट्रेनी से ट्रेनिंग कंप्लीट कर एज अ इंजीनियर मैं बार्क में ज्वाइनिंग कर ली.
तेव्हा तेथे मेटलायझिंग प्रक्रियेवर काम करायला सांगण्यात आलं। तब मुझे वहाँ पे मेटलाइजिंग प्रोसेस पर काम करने के लिए कहा गया। मेटलाइजिंग प्रोसेस ये होती है जहाँ पे किसी भी एल्यूमिनियम या फिर रबर या फिर और किसी मेटल पर दूसरे एक मेटल की कोटिंग की जाते, उसे मेटलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्रसामग्री होती। वहाँ उसके लिए मेटलाइजिंग प्रोसेस के लिए जो भी इक्विपमेंट्स थे वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, पण कोणीही ती वापरली नाही, पर किसी ने उसे यूज़ नहीं किया था। म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, इसीलिए मैंने कह दिया कि मैं इसके ऊपर काम करूँगा, पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज आहे, पर इसके लिए मुझे एक वेल्डर और एक फोरमैन की ज़रूरत होगी। तेव्हा मला सांगण्यात आलं, तब मुझे फिर बताया गया तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तू स्वतःलाच सर्व करावं लागेल। तो उन्होंने बोला कि अब तुम्हें कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं, तुम्हें खुद से ही सारी चीज़ें करना होगा। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं। और बड़ों की मर्ज़ी या वरिष्ठ अधिकारी बड़े अधिकारियों की बात मानना है, इसीलिए मैंने उस काम की शुरुआत की और बड़े मुश्किलों के साथ और बड़े कोशिशों के बाद मैंने वो काम पूरा कर लिया। मग त्यांनी कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढवली। एक बार उन्होंने अनिल काकोडकर जी ने पूरा मेटलाइजिंग प्रोसेस बिना किसी के हेल्प के पूरा कर लिया, तो अधिकारियों को दिखा दिया, तो उन्होंने अब इस काम की स्कोप और बढ़ा दी और कहने लगे हे करूया ते करूया। अब उन्होंने और ज़्यादा सुझाव उन्हें दिया और कहा कि इसमें अब ये बदलाव करेंगे, वो बदलाव करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, असं बरंच काय काय म्हणाले। ऐसे बहुत सी चीज़ें उन्होंने अब बताई और उन्होंने एक बात पूछा आणि मग विचारलं, आता सांग तुला काय पाहिजे, अब तुम्हें क्या चाहिए ये बताइए। तुला वेल्डर मिळेल, आपको वेल्डर मिलेगा, फोरमन मिळेल, आपको फोरमन मिलेगा, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल, आपको और जो भी ज़रूरत होगा वो सारी चीज़ें मिलेगी। यावर मी म्हणालो। इसके ऊपर अनिल काकोडकर जी बोले, आता मला काहीच नको, अब मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मी स्वतः सर्व करेन, मैं खुद सब कुछ कर लूँगा। तेव्हा ते म्हणाले, तब उनके अधिकारी अनिल काकोडकर जी से बोलते हैं, काम सुरू करण्याआधीच लोग काय काय मागण्या करतात। लोग काम शुरू करने से पहले ही बहुत से डिमांड्स रखते हैं आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत हे काम झालेलं नव्हतं और इसी स्वभाव की वजह से अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पा रहा था। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर आणि फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो, इसीलिए हमने आपको वेल्डर और फोरमन देने से मना किया था। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढी लोक घे, पर आपने बिना किसी के हेल्प के सारा काम खुद से कर लिया, इसलिए अब आपके हाथ के नीचे जितने लोग चाहिए उतने लोग हम देने के लिए तैयार हैं। आता ते तुझं ऐकतील, अब ये सारे लोग आपकी बात सुनेंगे, कारण त्यांनी पाहिलंय तू हे करू शकतोस, क्योंकि अब आप वो लोग जानते हैं कि आप ये कर सकते हो, तो आपकी बात को मना नहीं करेंगे। आणि आता हे लक्षात घे और अब एक बात ध्यान में रख कि एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही। तो एक बात अभी ध्यान रखो कि एक इंसान पूरा काम पूरी तरीके से या बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा। तो थोड़े में क्या बताना है कि पहले आप खुद करके दिखाओ और फिर लोगों को। आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही। हमें अगर खुद को नहीं आता है तो हम दूसरों को कैसे बताएंगे। तो इसीलिए ये बात हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो और यही दूसरा एक्सपीरियंस कि हम पहले खुद करें और फिर लोगों को बताएं, तो वो काम पूरी तरीके से डन होगा। यही बात मैंने दूसरे एक्सपीरियंस से लिया है, ऐसे अनिल काकोडकर जी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब वो एज अ इंजीनियर वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं वेल्डर और फोरमन का काम करूँगा,
तो कैसे रहेगा, मतलब छोटे लेवल का काम मैं करूँगा तो मेरी इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा। ऐसे अगर वो सोचते और वो काम करने से मना करते तो वो काम कंप्लीट कभी नहीं होता। इसीलिए कोई भी बड़े काम की शुरुआत छोटे छोटे कामों से होती है। ये बात जो हमने प्रस्तावना में बताई थी वो बात यहाँ पे आई है। और वेल्डर का काम खुद करने के लिए मना कर देते तो वो काम कभी पूरा नहीं होता, पर उन्होंने खुद से आगे आकर मैं खुद वेल्डर और फोरमैन का काम और सारे काम खुद से करूँगा, ये जब उन्हें बताया तो उनके अधिकारी उनके ऊपर खुश हुए और उन्होंने ही उन्हें आगे और काम बढ़ाने की और उसमें नए सजेशंस देने की बात की और कहा कि पहले तो लोग सिर्फ मुझे ये चाहिए वो चाहिए, काम करने से पहले ही सारी चीज़ें मांग लेते हैं और काम पूरा करते ही नहीं हैं, तो इसीलिए हमने देने से मना किया था। पर अब आपने खुद करके दिखाया है वो काम, तो अब आपके नीचे आपके हाथ के नीचे जो छोटे लोग काम करेंगे या छोटे ग्राउंड लेवल के जो वर्कर्स है वो काम करेंगे तो वो देखेंगे कि आपने खुद किया हुआ है, तो वो आपको काम करने से मना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पहले हम खुद करके दिखाना चाहिए और फिर और लोगों को बताना चाहिए। ये बात अनिल काकोडकर जी ने उनके दूसरे एक्सपिरियन्स से हमें बताया है। तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षापूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. त्यातील आशय तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठ्या होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल याची मला खात्री है। तो अनिल काकोडकर जी कहते हैं 50 साल पहले कि मेरे ये जो एक्सपीरियंस है उनको अगर आप समझ जाओगे तो आपकी आगे की ज़िंदगी में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे श्योर ऐसे लगता है कि उस मेरे 2 एक्सपीरियंस का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पहले एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया है कि हमें खुद से हमारे काम की निर्मिती करनी चाहिए, मतलब काम दिया है उतना ही करके चुप बैठने से अच्छा है हमें उसके अंदर नयापन और कुछ ज़्यादा ढूंढ कर करेंगे तो ही क्या होगा, स्काई इज़ द लिमिट, यह परिस्थिति आएगी और हमें कोई रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से। और दूसरे इसमें उन्होंने एक्सपीरियंस में बताया है छोटे से छोटा काम भी इम्पोर्टेंट है, अगर वो हम खुद से कर पाएंगे तो तभी जाकर आगे जाकर हम बड़ा काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और ये दोनों भी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम बच्चों के लेवल के लिए, क्योंकि अगर हम खुद से स्टडी करेंगे तो ही आगे जाकर हम आगे सेल्फ स्टडी कर पाएंगे और खुद से हमारी लेवल हम डिसाइड कर पाएंगे। और दूसरे एक्सपीरियंस में उन्होंने बताया है हम अगर आगे जाकर कहीं बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो छोटा सा छोटा काम करने के लिए भी पहले हमें तैयार रहना चाहिए, और तब जाकर जब हमारे बॉस हमारी काम को देखेंगे खुश होंगे तो ही क्या होगा, आगे वो हमें बड़ा काम दे पाएंगे और हमारा लेवल बढ़ते जाएगा। इसीलिए ये दोनों एक्सपीरियंस अनिल काकोडकर जी के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बात हमें ध्यान में रखना। तो कैसा लगा आपको मेरा ये लेसन? आपकी प्रतिक्रियाएं ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मनोज मैकला ट्यूटोरियल्स। आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं मेरे पढ़ाई में या आपको देने वाले लेक्चर में उसमें पर्टिकुलर या फिर कोई चेंजेस है तो आपके हिसाब से मैं चेंजेस कर पाऊँ। धन्यवाद।